हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 19 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट 1 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CGL 2021 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी SSC जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे CGL प्री और मेन, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस करके। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, पहले ही अटेम्प्ट यानी कि CGL 2019 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और मेरा CGL 2019 में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। प्री में और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। मैथ्स का ही है। इससे पहले मैं आपको CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 12 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके बाद 8 वीडियोस और आपकी बचती हैं, और उसके बाद आपके CGL 2021 में जो 21 शिफ्ट में 525 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप शुरू से देखें। ठीक है, तो अभी तक जो मैं 12 वीडियोस कंडक्ट कर चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल पर। जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF डाल देता हूँ। ठीक है, और जो SSC की तरफ से हमें जो भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहती है, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, तो आप दोनों जगह ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, एक तो मैथमेटिक्स कोर्स में आपको फ्री में यहाँ पे कराऊंगा, अरिथमेटिक और एडवांस, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन चला करेंगे यहाँ पे। 2019 और 2020 के तो मैंने CPO, CHSL और CGL के क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ, पर 2021 से मैं आपके SSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उन एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाया करूँगा। ठीक है, और ईमेल ID है, WhatsApp नंबर है, किसी को कुछ डाउट वगैरह है कोई मैथ्स में, या कुछ भी इंक्वायरी हो, या कुछ भी प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस हो, तो चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है। और ये सब अभी तक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, बिंग ऑफिशियल चैनल पर, और ये सभी चैप्टर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर गो थ्रू हो जाना, मतलब चैनल से ज़रूर गो थ्रू हो जाना, कंटेंट देख लेना। कंटेंट यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है, फालतू बात नहीं होती। कोई प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या x + y + z, इसकी वैल्यू आपको 7 दी है। xy + yz + zx की वैल्यू आपको 8 दी है। आपको बोला है x³ + y³ + z³ - 3xyz। देखो एक चीज़ तो ये है क्या कि आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। एक फॉर्मूला आपको पता है कि x³ + y³ - z³ x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला होता है क्या, x + y + z और x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3xy yz और zx। ठीक है, एक तो आप इसमें आपको पता है x + y + z की वैल्यू कितनी है, 7। आप यहाँ पे 7 पुट कर सकते हो। xy yz zx की वैल्यू आपको 8 पता है, ये पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। और एक तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, आपने देखा 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस है, मतलब एक वेरिएबल फालतू दिया, जो वेरिएबल आपको फालतू दिया है उसको आप 0 मान लो, मतलब आपने z 0 माना। तो आपने देखा पहली इक्वेशन से क्या आ गया आपके पास कि x + y की वैल्यू कितनी है, 7। फिर आपने देखा y × 0 y × z आ गया, और z की वैल्यू 0, तो y × 0 कितना हो जाएगा, 0। z की वैल्यू 0, तो 0 × x कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, xy की वैल्यू कितनी बच गई, 8। तो आपने देखा यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ रहा है, आपने देखा z की वैल्यू 0, तो 0 का क्यूब 0, और 3xy × 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली बचा क्या, x³ + y³। इसकी जो वैल्यू होती है आपको पता क्या होती है, x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, तो आपने देखा x + y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 का स्क्वायर और 3xy। तो आपने देखा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 × 24, तो 49 में से 24 गया तो आपको पता है कितना आता है, 25। तो 25 सतह कितना होता है, 175। क्वेश्चन में बोला है सम
ऑफ 18,000 बिकम्स 21,780 आफ्टर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सेम सम पे फॉर द सेम पीरियड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 5%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि प्रिंसिपल जो है वो इतना है, कितना 18,000। 2 साल के बाद जो अमाउंट हो जाती है वो कितनी हो जाती है 21,780। और आपको बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पे है कंपाउंडेड एनुअली। आपको पता है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही हो तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर टाइम। ठीक है, तो आपने देखा अमाउंट कितनी आ गई आपके पास, अमाउंट आपके पास आ गई 21,780। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 18,000। रेट आपको निकालना है, टाइम आपको पता है कितना है 2 साल। तो आपने देखा पहले तो 1 0 से 1 0 गया, फिर आपने देखा 8 और 7 15 और 16। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 18 है तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 18 पे जाएगा कि नहीं। 18 जो है वो 2 × 9 होता है, 2 से तो ये डिविजिबल है नंबर क्योंकि इवन नंबर है। फिर आपने देखा 9 पे डिविजिबल है, 8 और 7 15, 1 16 और 2 18। 18 जो है वो किस पे जाता है, 9 पे जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर 18 पे जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 100, यहाँ पे नीचे ले जाओ। ठीक है, और अगर मैं इसको 18 पे काटूँ तो 1 2 और 1 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे तो आपने देखा कि 1 प्लस आर बाई 100 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √121/100। तो ये कितना हो गया 11/10। तो r बाई 100 आपके पास कितना हो जाएगा, r बाई 100 जो आपके पास हो जाएगा 11/10 - 1। तो 11 - 10/10 कितना हो जाएगा 1/10। तो आपने देखा रेट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10%। रेट कितना है 10%। क्वेश्चन में बोला कि रेट को 5% इंक्रीज करना है। तो आपने देखा रेट जो था पहले कितना था 10%, अब 5% इंक्रीज कर दिया तो रेट कितना हो गया 15%। प्रिंसिपल बोला है कि सेम समय और सेम पीरियड का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। पीरियड कितना है 2 साल। ठीक है, सेम पीरियड, तो पीरियड कितना है 2 साल। तो प्रिंसिपल जो है वो सेम है कितना 18,000 और रेट कितना है 15%। टाइम कितना है 2 साल, क्योंकि पहले भी 2 साल की बात हो रही थी। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है कि जो प्रिंसिपल पे भी ब्याज होता है और ब्याज पे भी ब्याज होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल पे भी ब्याज होता है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल प्रिंसिपल पे भी ब्याज आता है उसमें। ठीक है, वो सामान्य ब्याज बोलते हैं उसको, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो आपने देखा कि पहले साल तो खाली प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल कितना 18,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%। तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 18,000 का 15%। ठीक है, तो 18,000 का आपके पास 15% कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास, पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, या ऐसा बोल लो कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना है 2700, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे सीधा 15%। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है प्रिंसिपल पे तो ब्याज होगा ही होगा कितना 15%, साथ में ब्याज पे भी ब्याज होगा। तो मतलब 2700 का भी यहाँ पे आपको 15% लेना पड़ेगा। तो 2700 का 15% आपके पास कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 405 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये आ गया 5400 में 405 अगर आपने जोड़ा तो कितना आ गया 5805 आ गया आपके पास। तो 5805 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का 2 साल का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 15% और प्रिंसिपल कितना है 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, और बी जो इन्वेस्ट करता है वो 40% लेस देन सी, और सी जो है उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 8,000। आपने देखा सी ने कितना इन्वेस्ट किया है 8,000, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, बी ने सी से 40% कम इन्वेस्ट किया है। तो आपने देखा कि सी ने कितना इन्वेस्ट किया 100%, उससे 40% कम इन्वेस्ट करा है किसने, बी से। तो आपने देखा कि बी ने सी का कितने परसेंट इन्वेस्ट किया 100%, सी की खुद की वैल्यू 40% कम इन्वेस्ट किया, तो कितना इन्वेस्ट किया 60%। अब सी ने कितना इन्वेस्ट किया 8,000, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया आपने देखा 4800 किया होगा बी ने,
और ए ने कितना इन्वेस्ट किया, आपको बोला है कि ए ने बी से 30% ज़्यादा। अब बी की खुद की वैल्यू 100%, इससे 30% ज़्यादा वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 130%। ठीक है, तो 130% को आप क्या लिख सकते हो 130/100। और बी की वैल्यू कितनी है कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया 4800। तो आपने देखा 1 0 आ गई, और फिर 13 8 कितना होता है 104, और 13 चौक 52, यहाँ पे 6240 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 6240 जो है वो ए की इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी। तो आपको पूछा है क्या कि एवरेज ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर इज, एवरेज बताना है आपको, तीनों ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका एवरेज बताना है। तो आपको a + b + c/3 पूछा है। तो a ने कितना इन्वेस्ट किया 6240, b ने कितना इन्वेस्ट किया 4800, c ने कितना इन्वेस्ट किया 8000/3। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया 40 0 19। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 3 4 6.67। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इसके 6347 के इक्वल है। तो 6347 ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नियरेस्ट रुपीस पूछा है तो आपको पॉइंट हटा देना और राउंड ऑफ में आपको बता देना है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको 1 - AB की वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है कि a³ + b³ क्या होता है, ये होता है a + b ब्रैकेट शुरू a + b का होल स्क्वायर -3ab, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 218। तो आपने देखा a + b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर -3ab, और ये कितना हो गया आपके पास 218, ये कितना हो जाएगा 109। ठीक है, तो -3ab की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 109, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये कितना आ गया 105 आ गया। तो 3 जो है इसको काटेगा कितने पे 35 पे, तो ab की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी -35। तो 1 - -35 यानी 1 + 35 आपके पास कितना आ जाएगा 36। 36 का अंडर रूट आपके पास कितना आ जाएगा 6। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि एक सॉलिड क्यूब है, उसमें से स्फीयर को रिमूव कर दिया गया और रिमेनिंग सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो आपको इतना दे दिया। तो आपने देखा क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपको गिवन है। अब आपको एक चीज़ पता होगी क्या कि रिमेनिंग सॉलिड बचा कौन सा, आपको वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड गिवन है, तो रिमेनिंग सॉलिड जो है वो बचा कौन सा। आपने देखा क्यूब में से स्फीयर को रिमूव किया गया, मतलब एक क्यूब बना हुआ था उसमें से स्फीयर को जो है वो रिमूव कर दिया। तो आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर घटाना पड़ेगा, तभी आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बचेगा। मतलब पहले जो सॉलिड था वो खाली वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, मतलब पहले जो सॉलिड था वो खाली क्यूब था। क्यूब में से क्या हुआ कि स्फीयर को निकाल लिया, स्फीयर को काट दिया, या फिर ऐसा बोल देंगे स्फीयर को निकाल लिया। तो अब रिमेनिंग सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसमें से क्या हुआ कि क्यूब में से आपने स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया। तो आपने देखा क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। साइड कितनी है क्यूब की 7, 7 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r³, और आपको वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड गिवन है कितना 163/1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आप देखोगे ये कितना है 489 + 1 490 बाई 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 490/3। ठीक है, तो आप 4/3 पाई r³ को राइट हैंड साइड में ले जाओ, और आपने देखा यहाँ पे आ गया 343 490/3। और अगर मैं एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे 3, तो 3 आ जाएगा, और 343 दिया कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1029 में से 490 अगर आप घटाओ तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 539/3। तो आपने देखा 3 से 3 गया। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है। तो आपने देखा 4 × 22/7 इंटू r³ की जो वैल्यू है वो 539। आप इसको 11 पे काट सकते हो, ये गया 2 पे, और ये कितने पे जाएगा 11 पे 49 पे जाएगा। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, देखो 49 को आप क्या लिख सकते हो 7 × 7, और एक साथ यहाँ पे चला गया दोबारा, और 4 × 2 कितना 8 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 2
तो रेडियस जो है वो आपके पास कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर पूछा है। अगर स्फीयर की रेडियस जो है वो 7/2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी ट्वाइस ऑफ 7/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि A टेक्स 3 hours मोर देन B टू वॉक D किलोमीटर। ठीक है, अगर A अपनी स्पीड जो है डबल कर देता है तो वो 1 घंटा कम लेता है किससे, B से। पहले जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था किससे, B से। मान लीजिए कि B ने यहाँ पे कहीं अपना डिस्टेंस कंप्लीट किया तो A ने कितना लिया, 3 घंटे ज़्यादा लिए। ठीक है, तो A ने यहाँ पे कहीं अपना डिस्टेंस ख़त्म किया, मतलब B ने अगर ये टाइम लिया तो A ने कितना टाइम लिया, 3 घंटे ज़्यादा। अगर जब A की स्पीड डबल हो गई तो क्या हुआ कि A ने जो है 1 घंटा कम टाइम लिया। ठीक है, A ने 1 घंटा कम टाइम लिया तो आपने देखा टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 घंटे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि स्पीड जो है A की क्या हुई, डबल हो गई। मतलब पहले अगर स्पीड 1 थी तो बाद में कितनी हो गई, 2। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इनिशियल स्पीड A की 1 थी तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई आपके पास, 2। मतलब नॉर्मली A जितनी स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था, अगर A की स्पीड डबल कर दी जाए तो इनिशियल और फाइनल रेशो जो है स्पीड ऑफ A का वो कितना हो जाएगा, 1:2। तो आपको पता है कि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो टाइम ऑफ A जो है आपके पास कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ A का जो रेशो है आपके पास वो कितना आ जाएगा, 2:1। मतलब पहले इनिशियली जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे भाग रहा था तो टाइम उसको लग रहा था 2। अब जब उसकी स्पीड डबल हो गई तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 1। आपने देखा टाइम का डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, कि A को पहले B से 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे। जब A को पहले 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे किससे, B से। फिर क्या हुआ कि A की स्पीड जो है वो डबल हो गई। A की स्पीड डबल होने के बाद क्या हुआ कि A को 1 घंटा कम लग रहा है किससे, B से। तो आपने देखा कि B अगर इतना टाइम लेता है तो A पहले 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था, फिर 1 घंटा कम ले रहा था। तो आपने देखा कि टाइम डिफरेंस जो है वो कितना आ गया, 1 और 3 4। मतलब पहले 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था, अब 1 घंटा कम ले रहा है। तो टाइम का जो डिफरेंस आ गया A का वो कितना आ गया, 4। रेशो के हिसाब से कितना डिफरेंस, 1। और टाइम का कितना डिफरेंस गिवन है, 4। तो 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 घंटे। तो आपको बोला है क्या कि कितना टाइम A को रिक्वायर है D किलोमीटर को चलने में, तो वो आपके पास 8 आवर आ जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन है ना, इफ़ वाली कंडीशन है। मतलब ये जो 2 है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है। मतलब आप 1 से इससे वैल्यू नहीं बता सकते। अगर आपको बोलता कि A की स्पीड डबल हो गई और स्पीड चेंज होने के बाद फाइनली A को कितना टाइम लगना है, तब आप 1 की वैल्यू से 4 घंटे बता सकते हो। नहीं तो अभी आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो नॉर्मल स्पीड थी उसकी, यानी कि जो इनिशियल स्पीड थी उस पे D किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, 8 घंटे लगे। अगर वो पूछता कि B को कितना टाइम लगता है D किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो आपने देखा कि इनिशियली जो है A को अगर 8 घंटे लग रहे हैं और 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं B से, तो B को कितने लगेंगे यहाँ पे, 5 घंटे। ठीक है, तो B का अगर आपसे टाइम पूछता तो 5 घंटे आ जाता। और इससे भी आप बता सकते हो कि A की वैल्यू कितनी, 4 घंटे, और B से 1 घंटा कम ले रहा है वो, तो 1 घंटा आप ऐड कर देते, तब भी आपका B का टाइम आ जाता कि B जो है 5 घंटे ले रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चीर फाड़ कर दिया, देखो मैंने आपके लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको बोला है कि लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड, ये मान लीजिए आप, ये ग्राउंड है और ये जो है ट्री है। ठीक है, तो आपको बोला है कि जो इसकी शेडो है, आपको पता है ट्री की जो शेडो है वो ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे ही गिरेगी शेडो उसकी, किसकी, ट्री की। तो लेंथ ऑफ शेडो जो है वो आपको दिया है कितनी, 10√3 मीटर। और ट्री की जो हाइट है वो कितना बोला है आपको, टोल ट्री ऑफ 30 मीटर। तो 30 मीटर जो है वो ट्री की हाइट है। आपको बोला है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आप मान लीजिए सन कहीं यहाँ पे होगा ना, सन जो है कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तभी जाके परछाई जो है ट्री की वो ग्राउंड पे यहाँ तक गिरेगी। तो आपको ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, मतलब ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 90 डिग्री, और अगर मैं साइड का रेशो लूँ तो आपने देखा 10 से ये 3 पे गया और फिर √3 इसको √3 पे काटेगा 3 को,
तो आपने देखा ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √3 और ये कितना हो गया 2। आपको पता है कि सामने वाली साइड अगर √3 हो तो एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री। अगर ये वाली साइड √3 हो जाती है और सामने वाली 1 तो आपको पता है एंगल कितना होता है 30 डिग्री। पर अभी साथ वाली साइड जो है 1 है, सामने वाली √3 है, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है शॉपकीपर ने एक डिस्काउंट ऑफर किया कस्टमर को कितना 10% और ऑन एन आइटम मार्क्ड एट अ प्राइस ऑफ 400 जो कि लिटल थोड़ी सी डैमेज है, उसको एक और डिस्काउंट देना पड़ गया कितने परसेंट का 10% का। तो ये बताना है कि आइटम कितने में मिली कस्टमर को। ठीक है, तो आपको पता है कि मार्क प्राइस कितना आपको गिवन है 400, तो पहले जो है डिस्काउंट कितना दिया 10%। 100% मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू जिस पे 10% छूट दे दी तो वैल्यू रह कितनी गई 90%। अब डैमेज होने के कारण एक और 10% का डिस्काउंट दे दिया तो आपने देखा अब ये वैल्यू अपने आप में 100%, इस पे 10% की और छूट दे दी तो वैल्यू कितनी बची आपके पास 90%। ठीक है, तो आपने देखा कि निम 81 यानी कि 9 9 81, 81 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 324 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHSL 2020 और CHSL 2019 में एग्जैक्ट इक्वेशन में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, रिपीटेड पूछा गया। CHSL 2020 में तो क्वेश्चन 3-4 बार आया और CGL 2021 के क्वेश्चन यानी कि यही वाली सीरीज में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उसमें था कि सेलिंग प्राइस बताओ अगर लॉस पे बेचे 10%, यहाँ पे बोला सेलिंग प्राइस बताओ अगर प्रॉफिट पे बेचे 10%। इस सीरीज में भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। पहले क्या करते हैं, इसमें कॉस्ट प्राइस निकालते हैं फिर आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो 640 हमारा कॉस्ट प्राइस आया था, उस पर 10% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस जो है 704 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन खुद करेंगे आप। ठीक है, और मैं बता भी देता हूँ ये क्वेश्चन आपका कौन से वाली उसमें है। ये क्वेश्चन 11 अप्रैल को 2022 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या कि एक फॉलोइंग फिगर है जिसमें MN जो है टेंजेंट है एक सर्कल पे और सर्कल का सेंटर जो है वो O पे है और MN जो है टेंजेंट है A पे सर्कल पे। ठीक है, तो BC डायमीटर है। आपको बोला है एंगल ABC की आपको वैल्यू दे दी कितनी 42 डिग्री। आपको बताना है एंगल MAB। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या कि ये वाला जो एंगल है एंगल MAB जो है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर एक टेंजेंट है आपको पता है अगर एक सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ हुई हुई है, टेंजेंट जो एंगल बनाती है, मान लो ये ट्राइंगल ही बोल लो आप इसको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये मान लीजिए टेंजेंट है तो ये ऊपर एक ट्राइंगल बन गई, तो ये वाला जो एंगल होता है ये वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो एंगल MAB है वो एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि BC डायमीटर है, डायमीटर जो है सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपने देखा ट्रायंगल ABC में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 180 डिग्री। एक एंगल हो गया 90 का, दूसरा हो गया 42 का, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा आपका 48 डिग्री का, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। अगर ये 48 तो एंगल MAB भी 48 हो जाएगा आपका। ये वाला क्वेश्चन आपको बोला ऑफ द 3 नंबर सेकंड नंबर, आपने मान लिया कि 3 नंबर जो है वो क्या क्या है ABC। सेकंड नंबर जो है वो 1/3 है पहले नंबर का और सेकंड नंबर ही आपका 3/4 है थर्ड नंबर का। ठीक है, तो आपने देखा A/B आपके पास कितना आ गया 3/1 और B/C आपके पास कितना आ गया 3/4। तो आपने देखा कि अब A/B और B/C से आपको क्या करना है, एक ही रेशो बना देनी है जिसमें तीनों वैल्यूज़ हो, मतलब ABC तीनों हो। तो आपने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है रेशो में B, तो B को आप इक्वल बना लो। B को इक्वल बनाने के लिए पहले वाली जो A/B है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे B की वैल्यू 3 आ जाए, यहाँ तो है ही 3। तो आपने देखा 9/3/4 जो है वो आपकी A/B/C की वैल्यू आ गई। आपको बोला है 3 नंबर का जो एवरेज है वो आपको 112 दिया है, तो आपने देखा रेशो का एवरेज कितना हो गया। ठीक है, तो आपने देखा रेशो के हिसाब से एवरेज कितना हो गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आपको 3 नंबर का एवरेज जो है वो कितना दिया 112, मतलब A+B+C की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दे दी 112।
तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की वैल्यू अगर 112 है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 336 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास जब उसने तीनों नंबर का एवरेज दे दिया था तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते थे, तीनों नंबर का टोटल जो कि कितना आ गया 336। तो आपने देखा रेशो के हिसाब से तीनों नंबर का टोटल कितना है, 9 और 3 12 और 4 16, 16 की वैल्यू कितनी 336। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 336 बाई 16, तो 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 21। आपको बोला स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी जिसका सबसे छोटा रेशो है किसका, बी का। तो बी की वैल्यू जो है 3 की वैल्यू आपको बतानी है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 या 63 होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। आपको बोला है कि एक आदमी ने बिजनेस करना शुरू किया कुछ कैपिटल के साथ, ठीक है। तो आपने मान लिया कि इनिशियल कैपिटल जो है, आपने मान लिया कि इनिशियल कैपिटल जो उसने रखी वो 100 रुपये रखी, ठीक है, आपने लेट कर लिया। फिर आपको बोला है क्या कि इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड 60% प्रॉफिट। तो आपने देखा कि 100 रुपये अगर इनिशियल कैपिटल है और 60% अगर उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो आपने देखा कि मतलब 60 रुपीज़ का उस पर उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर इनिशियल कैपिटल 100 रुपये है, उस पर 60% का अगर प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ है 60 रुपीज़ का, तो आपने देखा कि 1 साल बाद जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 160 रुपये हो जाएगी। फिर उसने क्या किया, उसने 50% जो है वो डोनेट कर दिया, मतलब 160 रुपये का उसने 50% डोनेट कर दिया और 50% ही उसने अपना बिजनेस में रखा, ठीक है। तो आपने देखा 160 का 50% यानी आधा कितना होगा 80 कर दिया उसने डोनेट। तो अब बिजनेस में जो पैसा रह गया उसके पास वो कितना रह गया 80 रह गया, ठीक है। डोनेट कर दिया टोटल कैपिटल का 50%। अब टोटल कैपिटल में क्या है कि इनिशियल अमाउंट भी है और प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट 60 रुपये, इनिशियल अमाउंट कितना 100, तो टोटल कैपिटल जो गया वो 160 हो गया। 160 का उसने 50% यानी कि आधा डोनेट कर दिया और आधा अपने बिजनेस में रखा। क्वेश्चन में बोला है ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल। अब रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा आपके पास 80 रुपये आफ्टर द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब दूसरे साल और तीसरे साल उसने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, क्या कि जितना उसको कैपिटल होता था अब कैपिटल उसके पास कितना बचा 80 का उसने क्या किया 60% प्रॉफिट कमाया। तो 80 का 60% जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 48 हो जाएगा, मतलब 48 उसने प्रॉफिट कमाया। तो अब जो टोटल कैपिटल उसके पास आ गया वो कितना आ गया 128। फिर उसने क्या किया 128 का 50% दोबारा डोनेट कर दिया। तो आपने देखा 128 का 50% कितना होता है, मतलब 128 का आधा कितना 64। अब 64 उसने डोनेट कर दिया, बचा कितना उसके पास 64। अब तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, फिर उसने 50% प्रॉफिट कमाया, ठीक है, सॉरी 60% प्रॉफिट कमा रहा था ना, तो 64 का 60% उसने प्रॉफिट कमाया। तो आपने देखा 64 का 60% आपके पास कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और ये कितना आ गया 38.4, मतलब उसने 38.4 जो है वो प्रॉफिट कमाया। तो आपने देखा कि अब टोटल कैपिटल उसके पास कितना हो गया 102.4 का हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप 64 में 38.4 जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि 102.4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब ये 102.4 क्या हुआ, ये 3 साल बाद जो है वो आपका टोटल कैपिटल आ गया। अब इसमें से उसने क्या किया कि 50% डोनेट कर दिया दोबारा, तो 102.4 का 50% कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब 102.4 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 51.2 उसने डोनेट कर दिया। तो उसके पास बचा कितना 102.4 का 50% यानी कि 51.2 ही आपके पास बच गया, ठीक है। आपको बोला है इफ़ एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ही इज़ लेफ्ट विद 15,360 रुपये, ठीक है। 3 साल के बाद जो उसके पास बचा है वो कितना बचा 15,360। हमने इनिशियल कैपिटल माना था कितना 100 रुपये, हमारे पास जो है 3 साल के बाद जो बचा है वो कितना बचा है 51.2। क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास बचा है कितना 15,360। अपनी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू के इक्वल पुट कर दो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15,360
बाय 51.2, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा ये जो है 3 पे जा रहा है। आपको बताना है क्या कि इनिशियल अमाउंट बताओ जिससे बंदे ने बिजनेस शुरू किया था। हमने उसको कितना माना था, 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू आपको बतानी है। मतलब इनिशियल जो हमने कैपिटल या इनिशियल अमाउंट जो हमने मानी थी 100, उसकी वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू अगर 100, एक की वैल्यू अगर 300 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। मतलब 30,000 में उसने बिजनेस करना शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन a/2, ए की वैल्यू कितनी 60, तो 60/2 कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। 8 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, फिर 7 हो गया। 3 इंटू 60 कितना 180/2 कितना 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, दोबारा कॉस 60 1/2। 5 और 4 9, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 6 कितना 1, तो 9 आ जाएगी वैल्यू। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, पर 0 और 90 वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि थीटा की वैल्यू आप 3 वैल्यू चेक करके देख सकते हो, क्या क्या 30 45 60, ठीक है। आपने देखा 30 रखूंगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। √3 को क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो रूट आना नहीं, यहाँ पे खाली √3/2 आपके पास बचेगा। तो √3 को सॉल्व करके एट द एंड 0 बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे भी सिंपल 4 दिया है, रूट में कुछ दिया ही नहीं। तो 30 डिग्री वैल्यू इम्पॉसिबल। 45 रखोगे तो 1/√2 आ जाएगा। 4 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा 2√2, और इसका स्क्वायर भी रूट में नहीं है और यहाँ पे भी रूट में नहीं है तो कटेगा ही नहीं। 45 डिग्री भी गलत वैल्यू। 60 रख के देख लो। 60 आपने वैल्यू रखी तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया 3/4, 4 इंटू 1/2 माइनस 4, तो आपने देखा ये कितना आ गया 2, और ये कितना है 9/4 माइनस 2, तो 9 माइनस 8/4 कितना होगा 1/4 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मतलब कोई भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना मुश्किल है, बट साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करना आसान है। तो आप क्या करोगे, आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो, क्योंकि आप सारा कुछ कॉस में बना लो ताकि आपकी क्वाड्रेटिक बन जाए और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आपने देखा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपने देखा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा, और यहाँ -1 है तो +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 कॉस थीटा -1 एक वैल्यू बनेगी और कॉस थीटा -1 एक वैल्यू बनेगी। तो आपने देखा कॉस थीटा की वैल्यू एक तो 1 आ गई। ये कब होता है, थीटा 0 डिग्री पे, पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो है ही नहीं, मतलब ये गलत हो गया क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ी है पर 0 नहीं है। और एक कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। ये कितना हो गया बेस, ये क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है कॉस होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस की वैल्यू 1 आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 आ गई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √8। अब कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होगा आपके पास हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/√8 का स्क्वायर। कोसेक थीटा होता है क्या, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कोट थीटा क्या होता है बेस बाय, तो बेस कितना 1, परपेंडिकुलर कितना √8 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये 9/8 प्लस 1/8 यानी कि 10/8 यानी कि 5/4। तो 5/4 आपका करेक्ट आंसर होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर्स जो है वो इस प्रोपोर्शन में है। देखो आपको एक चीज़ पता है क्या, कि अगर 3 नंबर का रेशो जो है वो कितना है 3:8:15, तो आपको पता है वो 3 नंबर हम जनरली क्या मानते हैं 3x 3x 8x और 15x, ठीक है। अगर 3 नंबर इस रेशो में है, किस रेशो में 3:8:15, तो 3 नंबर को जो हम जनरली मानते हैं वो क्या मानते हैं 3x 8x 5x। आपको तीनों नंबर का जो है एलसीएम भी गिवन है, कितना 8280। अब एलसीएम अगर गिवन है तो हम x की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं, और आपसे ऑप्शन में पूछा गया एचसीएफ बताना। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम एलसीएम से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, आपने देखा कि 3x
8x और 15x, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? आपने देखा कि 15 के अंदर 3 भी आ गया, ठीक है, x तो कॉमन है तीनों में, तो हम x को तो ऐसे लिख लो, ठीक है, और 15 में 3 भी आ गया तो 15 आ जाएगा यहाँ, और 8 बच गया तो 8 यहाँ आ जाएगा। मतलब एलसीएम क्या आ गया इन तीनों नंबर का? x इंटू 15 इंटू 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8280। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8280, और 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो आपने देखा ये गया तो 12 छिक 72, तो x की वैल्यू जो है आपकी 69 आ गई। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये नंबर क्या है? 3x, मतलब 3 इंटू एक्स। ये नंबर क्या है? 8 इंटू एक्स। ये नंबर कितना है? 15 इंटू एक्स। तो आपने यहाँ पे देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों नंबर में है क्या? मतलब HCF तीनों नंबर का होगा क्या? आपने देखा तीनों में x कॉमन है, तो HCF की वैल्यू जो है x की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 69। तो 69 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, और एलसीएम तो आप सीख गए होंगे ना निकालना इसका। देखो आप देख लो कि 3x 8x 15x, अगर मैं इसको x पे उड़ाऊँ पहले तो आप देखोगे 3 8 और 15 बचेगा। फिर अगर मैं इसको 3 पे उड़ाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे 1 8 और 5 बचेगा। तो यहाँ पे 8 और 5 बचा, तो x इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5 जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही किया था कि 15 इंटू 8 इंटू एक्स किया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि 5/8 माइनस 3/8 कितना होगा? 2/8, और 3/8 में से 2/8 गया तो कितना आएगा? 1/8। फिर 3/8 में से 1/8 गया, कितना आएगा? 2/8। अब 2/8 कितना होता है? 1/4। मतलब इसको सॉल्व करके आपका 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास 1/4 आ जाएगा। फिर 1/4 को आप ऑफ से सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 1.2 माइनस 0.9। अब ये वाला है, आपने देखा कि ये जो है 6/8, मतलब 3/4 को आप 6/8 बोल सकते हो। 6/8 में से 1/8 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5/8। ठीक है, और ऑफ सॉल्व होगा तो यहाँ आ जाएगा 10, और आपने देखा ये कितना है? 25/6। तो ये डिवाइड बाय कितना है? 2.5, और मल्टीप्लाई बाय 0.2, फिर डिवाइड बाय कितना है आपका? 10 प्लस 5/8। तो आपने देखा न्यूमरेटर में कितना? 0.3 आ गया। फिर आपने देखा ये कितने पे गया? ये गया 10 पे, और 10/6 कितना होगा? 5/3, और इंटू, और अगर 0.2 को डिवाइड करूँगा मैं 10 से, तो आप देखते हो 2/10 कितना होता है? 1/5, और एक ज़ीरो लगा दो, ये कितना हो गया? 5/8। तो आपने देखा ये कितना हो गया? 3/10, और ये कितना हो गया आपका? 1/30। और 30 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 120। तो आपने देखा यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ आपका 15 अट्ठे 120, तो 15 पंजे कितना आएगा? 75। तो ये गया। फिर 12 तिया कितना हो जाएगा? 36, और 75 और 4 कितना? 79। तो 36/79 इज़ द करेक्ट आंसर। 36/79 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला एक ट्रायंगल एबीसी है, डी जो है मिड पॉइंट है किसका? बीसी का, और ई जो है वो किसका है? एसी का, और एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका? एबी का। आपको बीसी की लेंथ दी है कितनी? 14.4 सेंटीमीटर। आपको एसी की लेंथ दी है कितनी? 15.2 सेंटीमीटर। आपको एबी की लेंथ दी है कितनी? 12.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्या? कि ये जो ट्राइंगल है DEF, इसका आपको पेरीमीटर बताना है। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ट्राइंगल ABC दिया हो और तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक ट्राइंगल आपको बनाई जाए, ठीक है, तीनों साइड का जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दी जाए, और उसका पैरामीटर जब भी आपसे पूछे तो ये जो ट्राइंगल ABC है ना, इसका जो पैरामीटर होगा वो उसके पैरामीटर के आधा होगा। मतलब ट्राइंगल ABC के पैरीमीटर का आधा होगा ट्राइंगल DEF का पैरीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। पर कंडीशन क्या है कि ट्राइंगल ABC होनी चाहिए और तीनों मिड पॉइंट होनी चाहिए। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बन रही हो, उसका पैरामीटर जो होगा वो बड़ी ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABC का आधा होगा। कैसे? देखो,
आपने देखा F जो है वो मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, D भी मिड पॉइंट है। तो आपने देखा F और E अगर मिड पॉइंट है तो आपको पता है कि AB का मिड पॉइंट अगर F है, AC का मिड पॉइंट अगर E है, तो आपने देखा थ्योरम कहती है क्या कि अगर AB का मिड पॉइंट F है, AC का मिड पॉइंट E है, तो FE जो है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है, तो आपने देखा पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो क्या कि ट्राइंगल ABC जो है वो आपकी सिमिलर हो जाएगी किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल AFE के। ठीक है, तो आपको पता है क्या कि रेशो बन जाएगा क्या कि AB/AF वो BC/FE के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि AF/AB उल्टा कर दो, FE/BC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा AB जो है अगर F मिड पॉइंट है, मतलब F अगर मिड पॉइंट है, ये 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो आपने देखा F की वैल्यू कितनी 1 और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 कितना 2। तो FE जो है वो आधी हो जाएगी किसके, BC के। ठीक है, FE जो है वो आधी हो जाएगी BC के। मतलब अगर BC की लेंथ कितनी है 14.4 तो FE की लेंथ कितनी हो जाएगी 7.2। सिमिलरली DE जो है वो आधी हो जाएगी AB के। AB की लेंथ कितनी 12.4 तो DE की कितनी हो जाएगी 6.2। क्योंकि ट्रायंगल CDE जो है वो सिमिलर हो जाएगी आपकी इसी तरीके से, जैसे मैंने इसको सिमिलर बनाया, E और D मिड पॉइंट थे, वैसे ही आपकी ट्रायंगल CED जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CAB के। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि DE जो है वो आधी हो जाएगी AB के और FD जो है वो आधी हो जाएगी AC के। सिमिलरली 7.6, तो आप जोड़ के देख लेना आप कि 7.2, 7.6 और 6.2 की जो वैल्यू आएगी वो 21 सेंटीमीटर, ये आपका पेरीमीटर आ गया। और ये जो है आधा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक है, क्योंकि हमने AB साइड का भी आधा किया, BC साइड का भी आधा किया, AC साइड का भी आधा किया और उनको जोड़ दिया। तो आप हाफ ऑफ पैरामीटर अगर ABC का देखें तो 12.4, 14.4 और 15.2 को अगर आप जोड़ो तो देखोगे 42 आएगा। तो 1/2 × 42 कितना होता है 21 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आपको बोला है क्या कि 14 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर 21 मैन एम्प्लॉयड हो तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो एक कुछ नहीं दिया, ये आपको M1D1 = M2D2 बोला है क्योंकि सेम वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो सेम है। सेम वर्क आपको बोला है कि जितना काम 14 मैन 15 दिन में करते हैं उतना ही काम 21 मैन कितने दिन में कर देंगे। तो आपने देखा M1D1 = M2D2। तो 7 पे अगर मैं काटूँ तो ये 2 पे गया, 3 पे गया तो D2। तो 21 मैन को आपने देखा 10 डेज लगेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है PQ और RS दो पैरेलल कोड्स हैं एक सर्कल की जिनकी लेंथ जो है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। मतलब PQ की कितनी 14 और RS की कितनी 48। अब आप पहचान गए होंगे कि ये वाली कोड जो है ये PQ होगी क्योंकि इसकी लेंथ कम है और RS की लेंथ ज़्यादा है, ये कितनी होगी 48। तो आपने देखा ये जो है 14 सेंटीमीटर होगी, इसकी लेंथ जो है आपके पास कितनी आ गई 48 सेंटीमीटर। और ये सेम साइड पे है सेंटर के। मतलब अगर PQ जो कॉर्ड है वो सेंटर के ऊपर बनी है तो RS भी ऊपर ही बनेगी। ठीक है, सेम साइड पे है सेंटर के। अगर ऊपर होती तो दोनों ऊपर ही होंगी, नीचे होती तो दोनों नीचे ही होती। ठीक है, आपको बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, मतलब दोनों कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब आपको पता है कि दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, और दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है आपको पता है सारी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आप अगर चेक कर लो तो सारी जगह वो इक्वली मिलेगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो डिस्टेंस जो है आपको दोनों कॉर्ड के बीच में वो कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। आपको बोला है क्या रेडियस ऑफ द सर्कल बनानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा दोनों कॉर्ड पैरेलल है तो मैंने क्या किया इन पे परपेंडिकुलर डाल दिया दोनों कॉर्ड पे। तो आपने देखा ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। और फिर मैंने क्या किया कि जो सेंटर था O उसको S से ज्वाइन कर दिया और उसको Q से ज्वाइन कर दिया। तो आप बोल सकते हो क्या कि सर OQ भी जो है वो रेडियस होगी और OS भी जो है वो रेडियस होगी। ठीक है, और आपको पता है कि अगर O से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, मतलब अगर सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो मिड पॉइंट पे जाके डलता है। ठीक है, अगर मैं
सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर डालता हूँ तो वो कॉर्ड के मिड पॉइंट पे जाके टच होता है। मतलब ये जो लेंथ है दोनों ये इक्वल हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ दिख रही है क्या? आपको दिख रहा है कि सर 7 दिया है, 24 दिया है ना, 7 दिया है, 24 दिया है। सर 7, 24, 25 का ना ट्रिपलेट होता था, तो क्या हम वो चेक कर लें एक बार, है ना? आपने सोचा कि सर 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। 7, 24 गिवन है, 7, 24, 25 मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, तो क्या ट्रिपलेट अप्लाई करके देखें? मैंने कहा देख ले भाई। तो आपने देखा कि अगर 7 ये है, मतलब ये 90 डिग्री की ट्रायंगल है। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं? ट्रायंगल OAQ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। AQ 7 है, OA जो है वो आपको पता करनी है, जो कि 17 से बड़ी है, क्योंकि AB की वैल्यू 17 है तो AO की वैल्यू तो 17 से बड़ी होगी। तो आप कहते हो कि सर अगर मैं ऐसा बोल दूँ क्या कि ये 7 है, तो मैं इसको अगर 24 ही बोल दूँ तो मेरी जो रेडियस है वो 25 आ जाएगी। मैंने कहा सर बिल्कुल आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने देखा एक बार ऐसा हो गया, फिर आप दूसरी वाली जो ट्रायंगल है, जो सी ट्रायंगल आपकी, मतलब ये आपने किस पे अप्लाई किया है? अच्छा OAQ पे ही अप्लाई किया था ना ये। तो आपने देखा कि AQ की लेंथ कितनी है 7, आपने मान लिया कि OA की लेंथ कितनी होगी 24, तो आपने देखा OQ की कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अगर OQ की लेंथ जो है 25 है तो OS की लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि OQ भी रेडियस है, OS भी रेडियस है। अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ट्रायंगल OBS से आप चेक कर लो। आपने देखा ट्रायंगल OBS है, ठीक है। अगर AO 24 है और दोनों कोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे कि सर OB की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। मैं कहा बिल्कुल सही है। आपने देखा 7 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई और BS जो है वो 24 है, और आपने देखा रेडियस आप निकाल चुके हो कितना 25, तो आपने देखा यहाँ पे भी 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बन गया। मतलब आपका क्रॉस वेरीफाई होके भी ये वैल्यू सही हो गई। क्या कि रेडियस जो है आपके पास 25 सेंटीमीटर आएगी। तो आपने क्या किया, ट्रायंगल OAQ पे आपने हिट एंड ट्राई लगाया, उसके बाद आपने ट्रायंगल OBS पे जो है वो चेक करके देख लिया क्या कि क्या मेरी वैल्यू जो मैंने हिट एंड ट्राई लगाया वो सही था। तो आपने देखा कि AQ की वैल्यू अगर 7 है, आपने मान लिया OA 24 है और OQ 25। OQ अगर 25 तो आपने मान लिया कि OS भी आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि OA की लेंथ अगर कितनी है 24, जिसमें से मैंने देखा कि AB की लेंथ जो है यानी कि पैरेलल कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 17 है, तो आपने देखा OB की वैल्यू 7 आ गई। BS की वैल्यू आपको पता थी कितनी 24, आपने देखा 7, 24, 25 का दोबारा ट्रिपलेट बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बोल सकते हो क्या कि जो मैंने वैल्यू मानी थी 7, 24, 25, मतलब रेडियस की जो वैल्यू 25 मानी थी वो वैल्यू बिल्कुल सही थी। अभी एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको x की वैल्यू लेके सॉल्व कर लो। कैसे? आपको पता रहता क्या कि OQ का जो स्क्वायर है वो OA का स्क्वायर और AQ के स्क्वायर के इक्वल होगा, और OQ क्या है आपका रेडियस। फिर आपने देखा OS का स्क्वायर जो है वो OB का स्क्वायर और BS के स्क्वायर के इक्वल होता है, और OS क्या है आपका रेडियस। तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। OA का स्क्वायर, अब OA कितना है आपके पास, OA अगर होता तो वो कितना होता, आप मान लेते क्या कि OB जो है वो x है, तो OA आपके पास कितना हो जाता 17 + x, तो 17 + x का स्क्वायर, और AQ कितना है 7 का स्क्वायर। OB कितना हो जाता आपके पास x का स्क्वायर, और BS कितना हो जाता 24 का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख लो दोनों साइड को कंपैरिजन करके, अगर x की वैल्यू 7 है तो आप यहाँ पुट करोगे 7, तो 17 + 7 कितना 24, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाती, 7 x की वैल्यू आ गई, ये 24 है तो ये आपके पास 25 आ जाता। ठीक है, मतलब अगर 7 x की वैल्यू यानी OB की वैल्यू 7, BS की वैल्यू आपको 24 पता है, तो आप रेडियस निकाल लेते, कितना आ जाता 25 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है सबको पता है। देखो आपको लेंथ AB निकालनी है। अगर AB निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि AB/QP करना पड़ेगा, जो कि √ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत बार कर लिया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 121/64 इसका रेशो है। तो आपने देखा तो इनका √, कितना हो जाएगा आपके पास 11/8 हो जाएगा,
और ए बी की तो वैल्यू ही पता है आपको कितनी है, ए बी की तो निकालनी है, सॉरी, आपको वैल्यू किसकी पता है, क्यू पी की। $14.4, ठीक है। तो आपने देखा ये गया कितने पे, 1.8 पे। तो ए बी की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 11 × 1.8 यानी कि 19.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है 2 नंबर है, 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, अगर उनको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है R1 और R2। देखो सबसे पहले तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, कि x माइनस ए एक नंबर है, x माइनस ए की पावर n अगर एक नंबर है, अगर मैं उसको x से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आता है, -1 की पावर n, ठीक है। रिमाइंडर जो आता है वो कितना आता है, -1 की पावर n। अब n जो है अगर इवन हो जाए तो आपने देखा ये -1 की पावर अगर इवन हो जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और अगर n हो जाए ऑड तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, अगर n की पावर इवन हो। अगर n हो ऑड तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, -1। -1 जो होता है रिमाइंडर कभी नहीं होता, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि x - 1 आपको करना पड़ेगा, ये आपके पास रिमाइंडर आता है। क्यों बता रहा था मैं ये चीज़, आपने देखा 5 की पावर 16 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। अब मैं 5 की जगह लिख सकता हूँ 6 की पावर, सॉरी 6 - 1 की पावर 16, मैं इसको लिख सकता हूँ बाई 6। तो अब अगर मुझे रिमाइंडर बताना है तो जब भी x - 1 की पावर n बाई x आप करो तो रिमाइंडर जो होता है वो कितना होता है, -1 की पावर n। तो -1 की पावर 16, -1 की पावर 16 कितना होगा, 1, मतलब R1 जो रिमाइंडर 1 आ गया आपके पास, R1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 1। R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की पावर 25 बाई 6 करूँगा, मतलब 6 - 1 बाई 25 डिवाइड बाई 6। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा R2 वो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 25, जो कि कितना आएगा, -1। अब रिमाइंडर कभी माइनस में तो होता नहीं, तो मतलब ये कितना, 6 - 1 जो कि ये है, तो मतलब रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो आपको बोला है R1 + R2 मतलब 1 + 5/5 आपसे पूछा है, तो 6/5 जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है स्टूडेंट्स स्टडिंग ह्यूमैनिटीज इन 2019 एंड 20 टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ड्यूरिंग द 2 years टेकन टुगेदर, ठीक है। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टडी कर रहे हैं, 2019 में कर रहे थे 2000, और 2020 में कितने स्टडी कर रहे हैं, 2400, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज़ में कितने स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा 2019 में कितने स्टडी कर रहे हैं, 2000, इसमें से 21% जो है वो ह्यूमैनिटी स्टडी कर रहे हैं। और 2020 में कितने कर रहे हैं, 2400 का 19% जो है वो ह्यूमैनिटी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 21 दूनी 42 होता है, 420, और अगर मैं देखूं कि 24 × तो 480 में से अगर मैं 24 माइनस करूं तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, 456। तो ये किसके 4400 × 100%, 876/44। तो ये आपके पास लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, 88 के पास। तो ये 20 पे चला जाता तो ये 19.91% हो जाएगा, बिल्कुल नियरेस्ट है। तो 19.91% इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए, टाइप ए वाली कार कौन सी है, नीलावार, इन 2016 एंड 2018। तो ये कितनी हो गई, 300 में अगर मैं 275 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 575 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप बी। टाइप बी कौन सा, लाल वाला, इन 2014 एंड 2017। तो 225 अगर मैं 275 में जोड़ूंगा तो 500 आ जाएगा। तो ये 25 पे गया, तो 23:20 इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज इन परसेंटेज इन द नंबर ऑफ कार एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आपने देखा कि 70 से वैल्यू कितनी हो गई, 70 से वैल्यू हो गई 105, मतलब 35 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे आपने देखा कि इंक्रीमेंट कम है, कितना कम है, आपने देखा कि ये इंक्रीमेंट जो है सिर्फ 25 का ही है, और ये डिक्रीमेंट सिर्फ 15 का, ये 20 का, और यहाँ पे जो है डिक्रीमेंट आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है, कितना, 50 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यूज़ पे चेक कर लो। आपने देखा
कि 35 का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 70 से 105 हो गया, मतलब पिछले साल जो था 70 था, इस साल 105 है, तो कितना इंक्रीज हो गया आपने देखा। 35 का इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू पे, 70 पे, तो आपने देखा ये लगभग 50%, मतलब वैल्यू जो है 50% आ रही है। अब आपको वैल्यू जो है 50% से ज़्यादा चाहिए, हर ऑप्शन में 50% से ज़्यादा है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर आपने देखा कि 95 से 45 हो गई, तो आपने देखा कितने का डिक्रीमेंट आया, 50 का, कितनी वैल्यू पे आया, 95 वैल्यू पे आया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसको जब आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 19 पंजे 95, तो 52.63% का डिक्रीमेंट। ये सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट है, कितनी, 50। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेल्स ऑफ पोटैटो, टोमेटोज एंड बीन्स टुगेदर टू द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंबाइंड सेल ऑफ ऑनियंस एंड अदर। आपको क्वेश्चन में बोला है कि 50 फैमिलीज है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब एक सोसाइटी बनी हुई है जिसमें 50 फैमिलीज रह रही हैं। तो एक पर्टिकुलर डे जो वेजिटेबल उन्होंने लिए हैं वो इतने हैं कि अदर वेजिटेबल 75 किलो लिए, मतलब सेल ऑफ वेजिटेबल जो है किलो में है। तो पोटैटो उन्होंने 80 किलो लिए, टोमेटो उन्होंने 70 किलो लिए, ऑनियन 90 किलो, ग्रीन्स उन्होंने 40 किलो, हरी सब्जियां, और बीन्स उन्होंने, मतलब दालें उन्होंने 45 किलो ली, और अदर कुछ सब्जियां जो उसने ली वो कितने ली, 75 किलो ली उन्होंने। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल अगर आपको बताना है तो आप पोटैटो का क्या बताओगे, सेंट्रल एंगल 80, पोटैटो, टोमेटो और बीन्स का, तो 80 किलो पोटैटो लिए, टोमेटो लिए 70 किलो, और बीन्स कितने लिए उन्होंने, 45 किलो। तो फिर आप क्या करोगे, टोटल, मतलब जो टोटल उन्होंने वेजिटेबल्स लिए इन किलो, आप डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल वेजिटेबल्स इन किलो। अगर आपको सेंट्रल एंगल बताना है, अगर आपको सेंट्रल एंगल बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपसे पूछा क्या, पोटैटो, टोमेटो और बीन्स अपॉन टोटल वैल्यू आपको करना पड़ेगा, मतलब टोटल वेजिटेबल्स इन केजी जो बिके हैं 50 फैमिलीज़ में, जो 50 फैमिलीज़ ने खरीदे, इनटू 360 डिग्री आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और इसका आपको रेशो बताना है किसके साथ, सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंबाइंड सेल्स ऑफ ऑनियंस एंड ग्रीन्स, सॉरी ऑनियंस एंड अदर्स है, ग्रीन्स तो है ही नहीं, ऑनियंस एंड अदर्स है। तो आपने देखा ऑनियन कितने बिके, 90 किलो, अदर कितना बिका, 75 किलो, बाई टोटल वेजिटेबल इनटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ लिखने का मतलब ये, अगर मैं आपको सीधा बता देता कि 80 + 70 + 45 का रेशो बताना है, 90 और 75 से आपको समझ ना आता, तो ये लिखने का मतलब ये है कि आपको ना तो टोटल वेजिटेबल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और ना इस चीज़ को सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो और इसका रेशो बताओ, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। जब उसने डिनोमिनेटर में और यहाँ पे मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू रखी है, तो आपको पता है रेशो अगर पूछ रहा है तो कट ही जाना है। तो आपको फाइनली जो रेशो बताना था ना, वो सिर्फ आपको रेशो बताना था किसका, पोटैटो, टोमेटो और बीन्स का, किसके साथ बताना था, ऑनियंस और अदर के साथ आपको रेशो बताना था। क्योंकि अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है तो आपका न्यूमरेटर तो बेशक अलग हो दोनों जगह, पर डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री सेम रहता है। तो आपने देखा 80 और 70 कितना होता है, 195, 80 और 70 150 में 45 जोड़ूंगा 195, और ये आपके पास आ जाएगा 165। तो ये तो 5 पे गया, 33, 15 पे जा रहा है, तो ठीक है, फिर 3 पे भी जाएगा आगे, तो आप 15 पे ही भेज दो इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो 13:11 इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव में, जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। इस शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन थे तो इसकी एक बार प्रैक्टिस और कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।